नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की सीरीज में। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। तो दो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम एक तो ज्योग्राफी की, एक हिस्ट्री की, इन दोनों को डिस्कस कर रहे थे। ज्योग्राफी का आज का हमारा लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने 5वां लेक्चर डिस्कस किया है। 5वां जो चैप्टर है ज्योग्राफी का 6th क्लास का। और अभी हम हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला अध्याय है वो हो चुका है, अभी हम दूसरे अध्याय को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अच्छे से देखना है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी कोई डीप नॉलेज नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काम की हो, बट जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे क्या होगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो पहला चैप्टर इतना खास इंपॉर्टेंट था नहीं, और ये सेकंड चैप्टर है ना हिस्ट्री का, इसमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपको याद रखनी है, थोड़े समझने की कोशिश करना है। इसमें कुछ टाइमलाइन दी हुई है, कुछ पैटर्न दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनके द्वारा यूज की जाती है, इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो थोड़ा तरीके से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर है आपका बेस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं पहले से बता दूंगा, जो चैप्टर काम का होगा उसके बारे में आपको पहले से बता दिया जाएगा, जो काम का नहीं होगा उसके बारे में भी बता दूंगा। इसमें ज़्यादा ये चीज़ें काम की नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हो, या फिर ज़्यादा नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। जो चैप्टर काम का होगा उसके बारे में भी बता दूंगा। पहला चैप्टर इतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन थी नहीं। दूसरे चैप्टर में हालांकि एनसीईआरटी में ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, बट थोड़ा सा हमें ना एक्स्ट्रा नॉलेज भी यूज करेंगे, थोड़ा हम सोचने का तरीका भी हमारा डेवलप करेंगे, ताकि हम उसमें से भी नॉलेज जो काम की चीज़ है वो निकाल सके। तो शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम क्या है? जो दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2 है, नाम है आखेट, खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। मतलब पहले क्या करते थे, आखेट मतलब शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, उसके बाद में गैदरिंग करते थे, लास्ट में इन्होंने क्या करने लगे, धीरे धीरे है वो फूड उगाने लग गए थे। चैप्टर का क्या मतलब निकला इसका? हमारा दूसरा चैप्टर है, उसमें पहले ये लोग क्या करते थे, पहले हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। हंटिंग का मतलब होता शिकार। ये लोग शिकार करते थे, अलग अलग जाके अलग अलग जगहों पर जाके भोजन को प्राप्त करते थे। धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ा और ये भोजन प्राप्त करते करते फल फूल सब्जियां वगैरह उगाने भी लग गए थे। तो हम पूरा ये प्रोसेस समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लोग आए कैसे, पहले यहाँ से, उसके बाद में ये कैसे किस प्रकार से ये पशुपालन करने लगे, किस प्रकार से कृषि का प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से हथियारों का मतलब अलग अलग इन्होंने उपकरण बनाए थे, हथियार बनाए थे, तो वो कैसे बनाए, ये सारी चीज़ इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलते हैं हमारे अध्याय की ओर। सबसे पहले एक मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मैप को ध्यान से देखो। कहाँ का मैप है ये? भारत का ही मैप है, ठीक है, हमारा प्रिय भारत है। यहाँ पे ये जगह को देखो, ये मेहरगढ़ है। देखो ये सारी जगह काम की है, ये पूरा मैप है, इसको ध्यान से देखो। आपके 90% चीज़ें ईजी हो जाएगी। एनसीईआरटी में जो मैप होते हैं, जो इमेजेस होती है वो बहुत काम की होती है। यूपीएससी उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। स्टेट पीसीएस में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस लोकेशन को एक बार ध्यान से देख लो, पूरा भारत का मैप एक बार देखो, पूरा देखो, देख लिया। अब कुछ ऑब्जर्व करो, ये कौन सी रिवर है? ये हमारी रिवर है इंडस, सिंधु नदी है। उसके बाद ये कौन सी है? ये उसके आपके ये सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ से होती हुई ये सिंधु नदी आ गई, ओके। यह सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज वगैरह पंजाब में आके सिंधु से मिल गई है। ऊपर यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है बुर्जहोम। जगह का नाम क्या है? बुर्जहोम। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़, ठीक है। ये सिंधु नहीं, सिंधु नदी ये है, ये अलग हो गई। तो ये जगह कौन सी है? मेहरगढ़ है। और ये कौन सी है? ये बुर्जहोम है। एक बार मैं फिर से क्लीन कर देता हूँ, देखो। अब एक बार ध्यान से देखो मैप को, इस मैप को ध्यान से देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि बाद में इन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशन आगे दी गई है। फिर मैं जब बोलूंगा ना मैं मेहरगढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलूंगा कि मैं कुरनूल के बारे में बात कर रहा हूँ, तब इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप इस बार एक बार ध्यान से देख लो, बार बार ये मैप दिखे ना दिखे, बट आपको ये चीज़ें है ना यहीं पे क्लियर करके जाना है। कल देख लेंगे, परसों देखेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अभी बैठो, अभी चीज़ें खत्म करो। ये मेहरगढ़ है। क्या होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में? ये चाइना है, यहाँ से सिल्क रूट निकलता था, यहाँ से चीज़ें होते हुए दूसरे दूसरे जो भी उस टाइम में सभ्यता थी वहाँ तक चीज़ें जाया करती थी। यहाँ से इन्होंने कुछ और चीज़ उठाई, सिल्क रूट से सिल्क है, चाइना में जो कपास वगैरह वो चीज़ें दूसरी जगह भेजी जाती थी, तो वो यहाँ से जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। अभी यहाँ पे कौन सा देश है? पाकिस्तान है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे एक जगह जिसका नाम क्या है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये सिंधु नदी है, ये यहाँ पे बुर्जहोम है, याद रहेगा इसको, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ से नदी निकलती कौन सी? हमारी ये गंगा नदी निकली, ठीक है, ये ऊपर से गंगा निकली, ये यमुना, इसकी सहायक नदियाँ, ये यमुना।
तो यहाँ पे एक जगह इसका नाम है चिरांद। ये जगह कौन सी? चिरांद। जगह का नाम याद रखना, ये लोकेशन बहुत काम की है। और जिसकी ऑप्शनल है, जिसको हिस्ट्री ऑप्शनल है, उसके लिए तो इस पे टॉपिक अलग से है, मेहरगढ़ पे अलग से है, बुर्ज होम उसके अलग है, ठीक है। आगे इन ये जो यहाँ पे ये जगह है ना, इसके बारे में से अलग से एक सिलेबस बन जाता पूरा। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखो आप। ये चिरांद है यहाँ पे दो जगह है, कोल्हिडवा और महागढ़। यहाँ पर है भीमबेटका, ये उत्तर प्रदेश है ना, ये एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है, और ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे कोल्हिडवा और महागढ़ है, ठीक है। यहाँ पे नर्मदा रिवर है, यहाँ पे तापी रिवर है, यहाँ मुंबई, इसको छोड़ो, ये आधुनिक शहर है, मुंबई आधुनिक शहर है। जहाँ पे इस प्रकार का स्टार है वो आधुनिक शहर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये मुंबई, यहाँ पे ये इनाम गांव है, इनाम गांव। आरंभिक टाइम में जो गांव होते थे तो ये इनाम गांव है। यहाँ पे ये गोदावरी रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, ये हुस्की है, ये मतलब बहुत पुराना शहर है, हुस्की बहुत पुराना शहर है। ये क्या है? ये कुरनूल है, ये भी कुरनूल की गुफा, ये भी काफ़ी पुरानी शहर है। तो मैं आगे कुरनूल के बारे में बात करूंगा, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से इसको देखो, एक बार ध्यान से देखो। जब मैं आगे कुरनूल की गुफाओं के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे बात करने वाला हूँ, अभी इसी चैप्टर में 5-10 मिनट बाद में मैं कुरनूल के बारे में बताऊंगा, तब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुरनूल है, यहाँ पे एक पेयमपल्ली है, ये लोकेशन है, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं सारी लोकेशन काम की है। रट्टा मारो, इस मैप को 10 बार देखो, हिस्ट्री के सारे मैप काम किए हैं, मेंस में लिख रहे होंगे, आपको ऐसे मैप बनाना होगा, सारे बताना। कुरनूल के बारे में बात करें, यहाँ पे कुरनूल दिखा दो। चिरांद के बारे में बात हो रही, यहाँ पे चिरांद दिखा दो। फिर बुर्ज होम के बारे में यहाँ पे बुर्ज होम दिखा दो। मेहरगढ़, यहाँ पे मेहरगढ़ दिखा दो। मेंस में नंबर अच्छे आ जाएंगे, इसलिए बता रहा हूँ। ये इनाम गांव है, यहाँ पे हल्लूर है, कर्नाटक है ना, वहाँ पे हल्लूर है, ठीक है, हुस्की हल्लूर। ये कोलकाता, ये आज का शहर है, ठीक है। ये दाऊजली हेडिंग है, ये भी प्रारंभिक शहर है, ठीक है। तो इस मैप को एक बार ध्यान से देख लिया, एक बार मैं फिर से मिटा देता हूँ, ध्यान से एक बार देख लो। काम की चीज़ें सारी चीज़ें काम की। ये जो लोकेशन है बहुत काम की चीज़, ये मैप बहुत ज़्यादा काम का है। एनसीईआरटी के मैप बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, तो आपको पढ़ना भी नहीं है, साथ साथ में चीज़ें ऑब्जर्व भी करनी है, मैप को देखना, इमेजेस को देखना है, तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेगी आपकी यूपीएससी की पूरी जर्नी में। तो मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, चिरांद है, ये कोल्हिडवा महागढ़ है, भीमबेटका है, ठीक है, ये इनाम गांव है, यहाँ पे कुरनूल है, ये ब्रह्मगिरी है, ठीक है, यहाँ पे पेयमपल्ली है, हल्लूर है, और ये है दाऊजली हेडिंग, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। देखो एनसीईआरटी में जैसे आप पढ़ने जाओगे, एक लड़का है, नाम है उसका तुषार, उसके बारे में बात की जा रही है। क्या करता है तुषार? तुषार अपने रिश्तेदारों की शादी में जाता है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, रेल की खिड़की पे बैठता है, फिर वो सोचता है किस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है, तो उसको अलग अलग जगह देखने को मिलती है, कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या है, कुछ भी काम की नहीं है। यूपीएससी तुषार के बारे में नहीं पूछने वाला है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाला, तो ये काम की चीज़ें नहीं, इसमें से कुछ नहीं काम की चीज़ें। जब एनसीईआरटी खुद भी पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक उठा के खुद भी पढ़ने का मन करे, चीज़ें मत पढ़ो लाइन लाइन लाइन, बस ठीक है ठीक है ठीक है, तुषार नाम का लड़का, ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ो, तो ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें काम की नहीं है। ये किसको समझाने के लिए पूछा गया? 6th क्लास में जो बच्चा बैठा है वो उसके लिए है, आपके लिए काम की नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी खुद भी पढ़ रहे हो, इन चीज़ों पर फोकस मत करो, सेम चीज़ें हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि जो इंसान थे प्रारंभिक टाइम में, आरंभिक मानव थे, वो इधर उधर घूमते क्यों हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो वो क्यों दिए जाते थे? हमारी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी चैप्टर 2 है, उसमें पहला जो काम का पॉइंट है वो आप हेडिंग है, हेडिंग क्या है? आरंभिक नगर। इसमें एक सब हेडिंग है, लोग भ्रमण क्यों करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, तो लोग भ्रमण क्यों करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों करते थे या क्यों जाते थे, ये हमारी हेडिंग है। आज की जो पहले टॉपिक की पहली हेडिंग है वो यही है कि आरंभिक नगर कैसे बने। आरंभिक नगर को समझने से पहले आप ये चीज़ समझो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे, लोग ट्रैवल क्यों करते थे। तो लोगों का ट्रैवल करने का 4 कारण थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसके पीछे 4 कारण थे। मैं अलग से एक हेडिंग बना देता हूँ, आरंभिक नगर को बाद में देखेंगे, पहले है लोग भ्रमण क्यों करते थे, ये हेडिंग हो गया। मैं अब इसके पीछे 4 कारण हैं, इसके पीछे 4 कारण हैं, 4 कारण हैं। कौन कौन से 4 कारण हैं, बनाइए हेडिंग। पहला कारण क्या है? लोग भोजन की तलाश में जाते थे, लोग भोजन या शिकार की तलाश में, लोग भोजन या शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। क्या होता था, देखो
अब लोग है ना उस टाइम में बहुत, मतलब लोगों के पास में ना तो पैसे हुआ करते थे, पैसे वगैरह तो सीन ही नहीं था ना उस टाइम में। खाने के लिए क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग पर निर्भर थे, यानी कि शिकार पे तो निर्भर थे ना। खाना वाना और कहाँ से था, भोजन पकाने की व्यवस्था थी नहीं। हम बहुत आरंभिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत प्राचीन समय की बात करते हैं। तो उस टाइम में कुछ भी व्यवस्था थी नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, खेती हुआ नहीं करती थी। अब ये लोग क्या करेंगे, सारी व्यवस्था नहीं है तो शिकार करेंगे। अब आपको क्या लगता है, ये जो जगह है यहाँ पे शिकार करने के लिए बैठे, कितने टाइम तक यहाँ पे शिकार करेंगे, एक टाइम, दो टाइम, आखिर तो यहाँ पे शिकार खत्म हो जाएंगे। जो भी जानवर होंगे, जो भी फल फूल, जो भी पौधे वगैरह होंगे, खत्म भी तो हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग करेंगे, फिर यहाँ पे खत्म हुआ फिर तीसरी जगह जाएंगे, यहाँ खत्म हुआ चौथी जगह जाएंगे। आप 10 20 30 साल पहले जाके देखो, तब हमारे यहाँ पे आसपास के रीजन में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी कि लोगों के पास में खेती करते थे, बारिश नहीं होती थी तो ऐसी स्थिति बन जाती थी, तो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, तो वो भोजन की तलाश में जाते थे, शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कई बार शिकार के पीछे भागते हुए चले जाते थे, फिर दूसरी जगह जाके बस जाते थे। कई बार शिकार वहाँ से खत्म हो जाता था तो भी वो दूसरी जगह जाके बस जाते थे। तो पहला कारण क्या है, लोग क्यों जाते थे, क्योंकि वो शिकार की तलाश में और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा पॉइंट क्या है, मौसमी भोजन को प्राप्त करने के लिए, सीजनल भोजन, मौसमी भोजन। अब मौसमी भोजन क्या होता है, सीजनल भोजन क्या होता है, देखो ये तो क्या था, शिकार था, हंटिंग गैदरिंग था। अब ये तो हर समय एक जगह मिल जाएगा, मतलब हर टाइम होता है, इसका कोई सीजन नहीं होता। बट कई फसलें ऐसी होती है वो सीजन के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि कई बार बारिश हो, बारिश में आप क्या उगाओगे, बाजरा है, ठीक है, ये फसल बाजरे में होती है, मतलब ये जो बारिश में होगी, गर्मियों के टाइम में होगी। फिर सर्दी ऋतु में आप गेहूँ उगाओगे। तो ये अलग अलग फसलें होती है, सीजनल होती है। अब इनको बाजरा खाना था तो वो यहाँ रुके, जैसे कोई रीजन है वहाँ पे बाजरा ही होता है, वो यहाँ पे रुके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए राजस्थान में बाजरा होता है, वो राजस्थान में आके रुके। अब उनको चाहता है कि चावल खाते हैं, वो कहाँ चले गए, बिहार, यूपी चलेगी। फिर उनको लगता है कि भाई हमें ना मसाले वाली कोई चीज़ें खानी है, वो चले गए कहाँ, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ सीजनल भोजन भी होते हैं, वो सीजन बाय सीजन, रीजन बाय रीजन, कहीं अलग एरिया में भी होता है, कुछ सीजन के अकॉर्डिंग भी होता है। तो वो मौसम के अकॉर्डिंग जो भोजन होता है उसे प्राप्त करने के लिए भी ट्रैवल करते थे। एक प्रकार का भोजन एक जगह मिलता नहीं था, मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता था, तो वो भी ट्रैवल करते थे। तो दूसरा कारण है मौसमी भोजन। ये एनसीईआरटी में यही कारण लिखे गए हैं, मैं ऐसे कोई मन से नहीं बता रहा हूँ, बस एनसीईआरटी में यही लिखा है तो वही बता रहा हूँ, ठीक है, सीजनल भोजन को प्राप्त करने के लिए। अब यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेंगे कि ट्रैवल क्यों कर देते हैं शिकार के लिए, मौसमी भोजन के लिए, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है तो बस बता रहा हूँ, वही कारण है, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा लोड मत लेना कि भाई क्यों ही जाते होंगे, वो वहीं पर तो हो जाएगा ना। अब लॉजिक भी लगा सकते हो, बट वो लॉजिक नहीं लगाना, ऐसा चल रहा था अपन इसको पढ़ रहे, ऐसा ही था, क्यों था तो ऐसा ही था, बस वो था वो पढ़ रहे हैं, ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर है पानी की तलाश में, पानी की तलाश मतलब ये लोग कहाँ रहते थे, रिवर के किनारे रहते थे। कई बार कुछ रिवर ऐसी थी कि वहाँ पे बारिश का सीजन आया तब तो पानी है, बारिश खत्म वहाँ से पानी खत्म। कई बार ऐसे सीजनल रिवर भी तो होती है ना कि बारिश है तब पानी है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से पानी खत्म हुआ, फिर ये दूसरी जगह चले जाएंगे, यहाँ पानी खत्म हुआ तीसरी जगह चले जाएंगे। तो वो पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो पहला भोजन की तलाश में, दूसरा मौसमी भोजन, तीसरा पानी की तलाश में। चौथा कारण क्या था, मोस्ट तो ये कारण था, चौथा था चारे की तलाश में। इन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ था, पशुपालन वगैरह है वो भी स्टार्ट कर दिया था, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दी थी, पशुपालन शुरू कर दिया था। अब पशुओं को चारा चाहिए होता है, हर टाइम चारा एक जगह से मिलता नहीं था, तो कई बार ये चारे की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो एनसीईआरटी में 4 कारण लिखे गए हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों भ्रमण करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। एनसीईआरटी में इसके 4 कारण बताए गए हैं। 4 कारण क्या क्या है, भोजन की तलाश में, मौसमी भोजन की तलाश में, तीसरा पानी की तलाश में, और चौथा है चारे की तलाश में। इस 4 कारणों से लोग है वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और यही रीजन है किस कारण से जाते थे, और एनसीईआरटी में यही लिखा गया है, ठीक है। मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा है इस वजह से बता रहा हूँ। और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा अपने लॉजिक नहीं लगाने कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। गंगा नदी के पास में जाके बच जाते, उनको रिवर मिल जाती,
ठीक है, तो पानी की दिक्कत नहीं होती, तो आपदा आ जाती। तो वो ऐसी लॉजिक मत लगाना, जो एनसीईआरटी में लिखा है तो वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लॉजिक थोड़ी देर के लिए मत लगाना, बस यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, घूमने की बात तो कर ली। अब एक वर्ड यूज हो रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है, उसका नाम है पूरा स्थल। पूरा स्थल, ये एनसीईआरटी में एक टर्म्स यूज हो रही है, एक टर्म है वो यूज हो रही है। पूरा स्थल का मतलब क्या होता है, ये एनसीईआरटी में वर्ड यूज हुआ है। देखो पूरा स्थल, इसको तोड़ो, पूरा प्लस स्थल, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा स्थान जहां से पुराने टाइम के, बहुत पुराने टाइम के क्या मिले हैं, औजार मिले हो, बर्तन मिले हो, इमारतें मिली हो, और ऐसी वस्तुओं के अवशेष जिस स्थान से मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? पूरा स्थल। पूरा मतलब प्राचीन का टाइम के, स्थल जो स्थान है, तो ऐसा स्थान जहां से प्राचीन समय के कुछ वस्तुएं जैसे कि बर्तन, औजार, पेंटिंग, ठीक है, मूर्तियां, या कुछ भी ऐसी चीज मान लो जो प्राचीन समय की हो और वो किसी स्थल पर मिली हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे पूरा स्थल कहा जाता है। एनसीईआरटी में एक टर्म्स यूज हुई थी, एक वर्ड यूज हुआ था, इसलिए मैंने इसका मतलब बता दिया। पूरा स्थल का मतलब क्या होता है, शब्द इसको समझ में आ गया? यही होता है पूरा स्थल, ऐसा स्थल जहां से प्राचीन समय के औजार बर्तन वगैरह कहाँ से मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहा जाता है। ये शब्द यूज हुआ था, इस वजह से इसकी परिभाषा आपको बता दी, ताकि कंफ्यूजन न हो। बाद में जब पूरा स्थल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वहां से वो चीजें मिली थी, मतलब मैं उस पूरा स्थल के बारे में बात कर रहा हूँ, उस आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आर्कियोलॉजिकल साइट पूरा स्थल उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम आरंभिक मानव के औजारों के बारे में। क्या बात करेंगे हम? आरंभिक मानवों के औजारों के बारे में। दूसरी पेन लेते हैं हमारी, ठीक है जी, ओके। आरंभिक, दूसरी पेन आई भी नहीं, ओके कोई दिक्कत नहीं। मानव के औजार, जो प्राचीन टाइम में मानव थे वो कौन कौन से औजारों का उपयोग करते थे? बहुत प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। गन वगैरह तो यूज करते नहीं होंगे, तोपे वगैरह यूज करते नहीं होंगे, छुरी चक्कू वगैरह यूज करते नहीं थे। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, वहां पर लोग यूज क्या करते थे? तो जब उस टाइम के लोगों के बारे में बात करें तो लोग हैं वो अपने कार्यों के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों, इनसे बने औजारों का उपयोग करते थे। तो आरंभिक समय में लोग किस किस प्रकार के औजारों के? पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के बने औजारों का उपयोग करते थे। तो भाई ये तो समझ में आ गया, पत्थर और लकड़ी, बट हड्डियों के कैसे औजार? हड्डियों के भी औजार बनाए जाते थे। नुकीली हड्डियों को नुकीला किया जाता था और उसका अलग अलग जगह पर उपयोग किया जाता था। तो आरंभिक समय की बात करें तो आरंभिक समय में, जब प्राचीन समय है, बहुत प्राचीन समय है, जहाँ पाषाण काल के बारे में बात करते हैं, लाखों साल पुरानी बात करते हैं, तो वहां पर उस टाइम में औजार क्या यूज होते थे? तो वहां पर पत्थर का यूज किया जाता था, लकड़ी का यूज किया जाता था और हड्डियों का उपयोग किया जाता था। किस टाइप के औजार होते थे? ये देख लो, इस प्रकार के औजार हुआ करते थे। ये औजार हुआ उस टाइम का, ये उस टाइम का एक औजार है। तो इस प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता था। तो ये चीज़ याद रहेगी। अब इन चीज़ों का उपयोग कहाँ होता था? देखो, ये जो हड्डियों के हैं, लकड़ी के हैं, पत्थर है, इनका उपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता था। जैसे कि शिकार करने में इनका उपयोग किया जाता था। मोस्ट लकड़ी का उपयोग तो ईंधन के रूप में, जानवरों को भगाने के लिए इसका उपयोग ये किया जाता था लकड़ी का। पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाएगा? पत्थर का मीट वगैरह है तो उसे काटने में इसका उपयोग किया जाएगा। जानवर है उसे काटने में, जानवर को मारने में पत्थर के जो नुकीले हथियार उसका उपयोग किया जाता था। कई बार लकड़ी का उपयोग है ना, ऐसे वो तीर बनाने में भी किया जाता। बाल, वो आपने बचपन में छोटे होंगे ना तब आप खेले होंगे, बाण, वो तीर, भाला वगैरह बना के लकड़ी से खेले होंगे। लकड़ी को आगे से तीखा कर दो, ठीक है, और फिर इस प्रकार से आपने वो बनाए होंगे, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता था। हड्डियों का उपयोग भी जो अनाज वगैरह होते हैं उनको खोदने में, कुछ करने में, उसमें हड्डियों का उपयोग किया जाता है। तो 3 प्रकार के जो ये है हथियार, इनका उपयोग अलग अलग जगह जहां इनकी आवश्यकता होती है वहां इनका उपयोग किया जाता था। अब यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, क्या नहीं पूछेगी? प्राचीन समय में जो औजारों के उपयोग किया जाते थे, क्या उपयोग थे, ऐसा नहीं पूछेगी। कौन कौन से औजार उपयोग करते थे, नहीं पूछेगी। बट ऐसा क्वेश्चन कहीं बन सकता है, हड्डियों का उपयोग किया जाता था या नहीं? तो हाँ, हड्डियों का उपयोग औजार के रूप में किया जाता था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हड्डियों का उपयोग है वो औजारों के रूप में किया जाता था। बाकी है ना, ये चीज़ इतना डिटेल में, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं पूछेगी, बिल्कुल वाली तो नहीं पूछेगी, ठीक है।
पत्थर के औजार वही खोदने में किया जाता था, खाल छीलने में वहां पर इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट एक टर्म्स और यूज हुई, एक वर्ड और यूज हुआ है, वो है शैल चित्र। क्या वर्ड यूज हुआ है? शैल चित्र। शैल चित्र क्या होता है? ये एक शब्द यूज हुआ है एनसीईआरटी में, रॉक पेंटिंग। आगे ये देखने को मिलेगा आपको, रॉक पेंटिंग, ये एक शब्द हुआ है। शैल का मतलब क्या होता है और चित्र का मतलब क्या होता है? चित्र मतलब वही पेंटिंग, शैल मतलब होती है शैल एंड रॉक, रॉक में चट्टान, रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान। चट्टानों पर चित्र बनाना, ये चट्टान है, ये गुफा है, इसकी दीवार है, यहाँ पे कोई चित्र बनेगा, यहाँ पे कोई चित्र बनेगा, वो क्या है? शैल चित्र है। तो शैल चित्र ऐसे चित्र होते हैं जहाँ पर दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, पत्थरों की दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, गुफाओं की दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, उसे शैल चित्र कहा जाता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जब हम कुरनूल की बात करते हैं तो कुरनूल में देखने को मिलता है। जब हम भीमबेटका के बारे में बात करते हैं और भीमबेटका में देखने को मिलता है। जब हम अजंता के बारे में बात करेंगे तब इस प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलेंगे। तो शैल चित्र क्या होता है? शैल मतलब होता है पत्थर, पत्थरों की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? शैल चित्र कहा जाता है। और अलग अलग जगह इस प्रकार के चित्र देखने को मिले हैं, यूपी में भी देखने को मिले हैं, मध्य प्रदेश में कई गुफाएं देखने को मिली, वहां पर इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब एक बार है ना, इसको देखो, भीमबेटका है कहाँ? अभी हमने बात करी थी भीमबेटका की, जहाँ पर इस प्रकार के चित्र देखने को मिले हैं। तो भीमबेटका का एक बार मैप देख लो, मैं पहले भी बोला था इसको याद रखो। ठीक है, मेरे दिखाने से पहले एक बार खुद देखो, कहाँ याद करो, कहाँ पे था भीमबेटका, कहाँ पे था, याद करने की कोशिश करो। भीमबेटका था मध्य प्रदेश में, ये रहा। इसके बारे में बात करें अब, ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में कुछ बात करें भीमबेटका की, तो ये गुफा कहाँ है, कहाँ मिली है? ये एमपी में मिली। कहाँ पर मिली है? एमपी, मध्य प्रदेश में ये गुफा देखने को मिली है। अब इन प्रकार की जो भी गुफा है, जैसे कि भीमबेटका है, ये कुरनूल है, ठीक है, और भी कई गुफाएं, इसका उपयोग क्यों होता था और क्यों बनाई जाती थी ये गुफाएं? तो देखो, इसका उपयोग क्या होता था कि प्राचीन समय में बारिश भी होती होगी, तूफानी हवाएं भी चलती होगी, गर्मी भी पड़ती होगी, तो अब वो ऐसे बाहर रहेंगे तो बारिश में भी दिक्कत है, गर्मी में भी दिक्कत है, सर्दी में भी दिक्कत है। तो बचने के लिए क्या करेंगे? बचने के लोग पहाड़ों में गुफाएं बनाते थे और गुफा में जाके रहते थे। ठीक है, बारिश से भी बच गई, सर्दी से भी बच गई, गर्मी से भी, ठंडी ठंडी थोड़ी बहुत छाया तो है ना एटलीस्ट, तो वो भी बच गई। तो सर्दी, गर्मी और बारिश से बचने के लिए लोग क्या करते थे? गुफा बनाते थे। इसी प्रकार की एक हमें गुफा देखने को मिलती है भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये नर्मदा रिवर है, और नर्मदा रिवर के किनारे पे देखने को मिलती है, घाटी पे किनारे पे देखने को मिलती है भीमबेटका। तो भीमबेटका के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रहेगी? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आग की खोज के बारे में। हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली, अब हम बात करते हैं आग की खोज कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। ये तो हम बचपन से देख के आ रहे हैं, आग की खोज क्यों हुई थी? फाइंडिंग आउट ऑफ फायर। तो देखो, इसके अवशेष है ना, हमें देखनी है कुरनूल की गुफा। हमने बात की थी कुरनूल की गुफा के बारे में। कुरनूल की गुफा कहाँ देखने को मिली थी? एक बार सोचो, अभी मैंने इमेज दिखाई थी, थोड़ी देर पहले दिखाई थी, पहले भी दिखाई थी, मैंने बोला था मैं कुरनूल की गुफा के बारे में बात करूंगा। तो सोचो मैंने कहाँ दिखाई थी कुरनूल की गुफा? अगर आपको याद आ रहा है तो सोचो, कोशिश करो, कहाँ पे दिखाई थी? ये मैप है, मैंने यहाँ दिखाई थी कुरनूल की गुफा। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, ये रही कुरनूल की गुफा, फिर से देखो, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखो, सारी चीज़ें काम आने वाली है, ध्यान से देखा करो। ये रही कुरनूल की गुफा, कहाँ पर है? ये देखो, ये रही कुरनूल की गुफा। ये जो कुरनूल की गुफा है ना, यहाँ पे क्या देखने को मिला है? यहाँ आग के अवशेष देखने को मिले हैं। आग के अवशेष मतलब कैसे? राख मिली है। अब राख तो कब होगी? जब आग जलाई जाएगी तभी तो राख देखने को मिलेगी। तो कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष देखने को मिले हैं। अब ये कुरनूल की गुफा कहाँ पर है? कुरनूल की गुफा है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा स्थित है, और यहाँ पे है ना आग के अवशेष मिले हैं। आग के साथ साथ यहाँ और क्या चीजें मिली है? यहाँ पे है ना भगवान बुद्ध की, इसके बाहर एक भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिली है। बट इसको थोड़ा साइड लैंड करो, बिकॉज ये जो है ना भगवान बुद्ध की बात करें तो ये टाइमलाइन चेंज हो जाती पूरी पूरी। अभी हम किसके बारे में बात करें? अभी हम आरंभिक टाइम के बारे में बात करें, और ये भगवान बुद्ध का टाइम आ जाएगा, ये तो बहुत उसके बाद का टाइम आ जाता है। तो थोड़ा देर इस टाइम को साइड में करो। लेकिन अभी की बात करें तो ये जो कुरनूल की गुफा है, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर आग के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर राख मिली है। अब राख के अवशेष मिले तो हमें क्या पता चलता है कि लोगों ने आग का उपयोग करना सीख लिया था। लोग आग का उपयोग करना सीख गए थे,
आग का उपयोग कहाँ किया जाता होगा? भोजन को पकाने में किया जाता होगा, जंगली जानवरों को डराने के लिए किया जाता होगा। तो आग के भी विभिन्न प्रकार के उपयोग इनके द्वारा किए जाते होंगे। ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। कुरनूल की गुफा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आग के अवशेष मिले थे, भगवान बुद्ध की यहाँ से प्रतिमा भी मिली है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि धीरे धीरे लोगों ने क्या पशुपालन कैसे स्टार्ट किया, लोगों ने घरेलूकरण कैसे स्टार्ट किया, डोमेस्टिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जलवायु बदलने लगी, क्लाइमेट है वो चेंज करने लगा। स्टार्टिंग में क्लाइमेट है बहुत ठंडा था, ठीक है, पूरी बारिश वगैरह होती नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जलवायु थोड़ी बदलाव हुआ, जलवायु थोड़ी गर्मी पड़ने लगी, गर्मी बढ़ी तो वाष्पीकरण हुआ, उससे क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश हुई तो क्या, घास के मैदान बने, घास के मैदान बनेंगे तो जानवर हैं उनका जीवन बढ़ने लगेगा। जब जानवरों को घास मिलेगी, उनको अनाज मिल जाएगा, उनको खाने के लिए चीज़ें मिलेगी, तो उनकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी। अब उनका जीवन बढ़ेगा तो लोग हैं वो इनके इंट्रैक्शन में आएंगे, जानवरों के लोग इंट्रैक्शन में आए तो क्या क्या इन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने पशुपालन की शुरुआत की। अब पशुपालन की शुरुआत की तो साथ में इनके साथ में क्या हुआ, कई बार क्या बीज होते थे, वो बीज एक जगह से दूसरी जगह जाके गिर गए। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जलवायु बहुत ठंडी थी, धीरे धीरे जलवायु गर्म हुई तो जो भी जल मौजूद था वो वाष्पीकृत होकर आसमान में गया, ऊपर गया, बादल बने, बारिश हुई तो क्या हुआ, अपने आप घास के मैदान बने। घास के मैदान हुए तो साथ साथ में इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भोजन है, कुछ ऐसे अनाज है वो भी उगने लगे, जैसे कि चावल, गेहूं, जो इनकी खेती होने लगी ऑटोमेटिक। एक दो बार कोई बीज पड़े होंगे, अब वो गिर गई, गिरने से वो उग गई, उगने से इनको लगा कि नहीं ये तो है ना खाने की चीज़ है, और ये बारिश के कारण इनको तो उग भी रही है। बारिश के कारण अगर इनको फेंका जाता है बाहर तो बारिश होने के कारण ये उग भी रही है, फिर खेती भी की जा रही है इनकी। तो इनको पता चला कि नहीं यार खेती भी की जा सकती है, फसलें भी उगाई जा सकती है। तो इन्होंने माइंड में आया कि नहीं यार ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, उन्होंने फसल उगाना शुरू की। तो आरंभिक समय में जो खेती की गई थी वो किसकी की गई थी, गेहूं की है, जौ की है, इस प्रकार के जो अनाज है ना, धान है, इनकी वो खेती करने लगे, इन्हें वो उगाने लगे। अब खेती करने लगे, ठीक है, फसल उगाने लगे, तो इनको एक और चीज़ समझ में आई कि देखो धीरे धीरे जानवर भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, जानवर बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जानवरों को पालने की शुरुआत की, पशुपालन की शुरुआत किया। पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई कि आसपास में कुत्ते हैं, जंगली जानवर सारे रहते थे। तो स्टार्टिंग का टाइम था। अब उन्होंने क्या किया कि जंगल में कुत्ते वगैरह भी रहते थे, भेड़ भैंस बकरियां भी रहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या, कुत्ते को पाला। एक आध को कुत्ता होगा, किसी एक आदमी के दिमाग में आ गया कि नहीं यार ये हमारे पास रहता है, इसको है ना रोटी वोटी खिलाते हैं। अब एक दो बार रोटी खिलाई तो आपको पता है कुत्ते तो वैसे पालतू होते हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब जो टच में रहते हैं इंसानों के। तो एक बार कुत्ते को पाला। अब रात को सो जाते थे तो कुत्ते क्या उनकी निगरानी करने लग गए, कोई आता था तो चिल्लाता था, इन लोगों को पता चल जाता भाई जंगली जानवर आ गए हैं, तो कुत्ते से इनको काफ़ी हेल्प हुई। तो उन लोगों के माइंड में आया कि नहीं यार ये जो जानवर है ना, ये जानवर बड़ा काम का है, ये हमने पाला तब से हमारी हेल्प हो रही है। तो दूसरों को भी माइंड में आया नहीं यार इसके पास में कुत्ता है तो हो सकता है हम भी पाले तो हमारी भी हेल्प हो। तो उन्होंने भी कुत्ते पालने स्टार्ट किए। अब कुत्तों के साथ साथ इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो दूध दे रहे हैं, जो हेल्प भी कर रहे हैं हमारी। तो उन्होंने गाय पालना स्टार्ट किया, इन्होंने भैंस पालना स्टार्ट किया, इन्होंने भेड़ बकरी पालना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत होने लगी। इन्होंने खेती की, खेती के साथ साथ में पशुपालन की भी शुरुआत होने लगी। तो इस प्रकार से एक क्रम वाइज, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी घटना एक दिन में नहीं हुई थी, इसमें बहुत लंबा साल हुआ। 500 साल तक कुत्ते का इन्होंने पालन किया। फिर कोई नई जनरेशन आई, उनको लगा कि नहीं यार कुत्तों के साथ में और जानवर भी पाल सकते हैं। तो नई जनरेशन ने और जानवर पाले। उसके बाद में उनको लगा नहीं इनका दूध भी उपयोग में लिया जा सकता है, तो उन्होंने वो उपयोग में लेना स्टार्ट किया। उनको लगता नहीं भोजन को पका के भी खाया जा सकता है, तो उन्होंने आग का आविष्कार किया। फिर उनको लगा कि नहीं यार ये सारी तो चीज़ें हैं, तो इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि खेती भी कर सकते हैं, तो साथ में खेती भी स्टार्ट की। तो धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस मिलके एक घरेलूकरण मतलब डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया। मतलब घरेलूकरण क्या होता है कि लोगों ने फसल उगानी स्टार्ट की दी, लोगों ने पशुपालन करना स्टार्ट किया, लोगों ने घर बना के रहने लग गए। जैसे पहले तो एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, बट उनको लगा कि नहीं अभी हमारे यहाँ पे खेती भी है, फसलें भी हो रही है, हमारे पास यहाँ से पशु है, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारी सारी चीज़ें आवश्यकता की चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल रही है। आपको भी जब आवश्यकता की सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अब आप एक नोट्स के लिए अलग जगह जाते हो, दूसरी बुक के लिए अलग जगह जाते हो, अगर वो सारी चीज़ें मैं ही आपको प्रोवाइड करवा दूँ कि लो भाई ये सारी चीज़ें अपने पास रख लो, तो क्या आप अलग अलग जगह जाओगे? आप नहीं जाओगे। नहीं यार एक डेस्टिनेशन पे सारी चीज़ें मिल रही है तो हम क्यों भटके। तो वही सारा इनके साथ हुआ
इनको लगा कि खाने की भी चीज़ें मिल रही है, पीने का पानी मिल रहा है, नदी के किनारे बैठे हैं तो रहने को गुफाएं भी है, साथ में इन्होंने फसलें भी उगानी शुरू कर दी थी, साथ में पशुपालन भी शुरू कर दिया था, साथ में आग की खोज भी कर दी थी। तो अभी इनको लगा कि नहीं यार, अब है ना यही जगह ठीक है, यहीं पे रहते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने घर बसाना स्टार्ट कर दिया, गुफाओं में रहने स्टार्ट कर दिए। तो ये घरेलूकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो एक कालक्रम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक दिन में हो रही, धीरे 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 ग्रेजुअली होते होते सारे विकास होते जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो। अभी घरेलूकरण की विकास हुआ तो अब क्या होता है, धीरे धीरे ये स्थायी जीवन की ओर जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी है। ठीक है, तो मैं ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पढ़ने की भी दिक्कत नहीं आएगी। अब धीरे धीरे देखो इन्होंने घरेलूकरण स्टार्ट कर दिया है, पशुपालन स्टार्ट कर दिया, खेती स्टार्ट कर दी है, आग की शुरुआत कर दी। अब ये स्थायी जीवन की ओर आ जाते हैं। स्थायी जीवन की ओर कैसे आएंगे, इन्होंने पशुपालन किया, इन्होंने फसलें उगाई। अब इससे क्या होता है, इससे इनको लगा कि सारी चीज़ें एक जगह मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। गुफा तो है, गुफा के आसपास में इन्होंने क्या किया, थोड़े बहुत पेड़ पौधे काटे वगैरह, उनकी झोंपड़ियाँ बना ली कि नहीं यार ये गुफा है, इनके बाहर भी कुछ बना लेते हैं। तो इन्होंने झोंपड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी, घर बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे धीरे धीरे उनके पास में घर होने लगे, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लोग एक जगह बसने लगे। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के कमरे बनाने स्टार्ट किए। जैसे मतलब ऐसे आज के टाइम के जैसे कमरे नहीं, छोटे मोटे ऐसे गुफाओं के कमरे बनाने स्टार्ट किए। तो इससे क्या हुआ, एक स्थायी जीवन की शुरुआत होने लगी, स्थायी रूप से वहाँ पर बसने लगे। हम एग्जाम्पल देके बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है बुर्ज होम के बारे में। ठीक है, बुर्ज होम एक जगह है, कहाँ पर है, हम ये मैंने बुर्ज होम देखी थी, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ याद रखा करो। बुर्ज होम कहाँ पर, ये रहा, जम्मू एंड कश्मीर में बुर्ज होम। अब देखो बुर्ज होम के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल दिया। इन्होंने क्या किया कि बुर्ज होम में एक घर देखने को मिला था, वहाँ पे स्थायी रूप से लोग एक जगह से दूसरी जगह रह रहे हैं, चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये जो गुफा होती है ना, ये गुफा, उसके नीचे जाके रहने लगे, उसके जगह गड्ढे बना के रहने लगे। और इसे क्या कहा इन्होंने, इसे कहा गर्तवास। एनसीईआरटी में एक शब्द का उपयोग किया गया है, गर्तवास का। तो गर्तवास क्या होता है, गर्तवास का मतलब होता है कि गड्ढों के नीचे घर बनाते थे। ये जो गुफा है, ये मान लो एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। अब यहाँ पे ये इन्होंने क्या, ये गुफा खोदी, गुफा खोद के यहाँ पे इन्होंने गड्ढे खोद के यहाँ पे घर बनाया। अब इस घर को क्या कहा जाएगा, इसको इन्होंने गर्तवास कहा। एनसीईआरटी में शब्द यूज किया है गर्तवास। तो गर्तवास क्या होता है, गड्ढे के अंदर जब घर बनाते हैं उसे गर्तवास कहते हैं। बेसमेंट में घर बनाते हैं ना, तो उसे गर्तवास कहते हैं। तो एनसीईआरटी में एक शब्द यूज हुआ था गर्तवास, तो गर्तवास का मतलब यही होता है। अब ये गर्तवास करके रहने लगे, तो साथ साथ में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे खाना पकाने लगे। ठीक है, खाना पकाने, यहाँ पे झोपड़ी बनाने लगे, यहीं पे पशुपालन हो रहा है। ठीक है, यहीं पे पशुपालन हो रहा है, यहीं पे साइड में खेती भी कर रहे हैं। यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खाना बना रहे हैं, यहाँ पे पशुपालन भी कर रहे हैं, सब चीज़ें एक जगह होती है। तो ये एक स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई, लोग स्थायी रूप से यहाँ पे बसने लगे, तो स्थायी जीवन की यहाँ से शुरुआत हो गई। ठीक है, अब ये जो बुर्ज होम है, यहाँ से हमें कुछ अवशेष भी मिले, जैसे कि ओखली मिली है। अब इस ओखली का उपयोग कहाँ होगा, ओखली और मूसल का उपयोग कोई मसाले वगैरह कूटने में इनका उपयोग होता है। आज के टाइम की जैसी नहीं, ऐसी पत्थर की बनी हुई है और पत्थर का ही मूसल है। मूसल मतलब देखो, ओखली मतलब आपने घरों में देखी होगी ना, ऐसे जो कूटने में उपयोग किया जाता है, तो वो ओखली होती है। ठीक है, तो ऐसे ओखली के भी अवशेष देखने को मिले हैं, मूसल के अवशेष देखने को मिले हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता होगा, इसका उपयोग है वो अनाज को पीसने में किया जाता होगा। धीरे धीरे लोग हैं वो कपड़े भी बुनने लगे थे, तो इसके भी अवशेष देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिली, बुर्ज होम के बारे में। अब देखो मेहरगढ़ का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मेहरगढ़ के बारे में भी कुछ बात बताइए। क्या बताइए मेहरगढ़ के बारे में, ये मेहरगढ़ की लोकेशन है। तो मेहरगढ़ के बारे में देखा, मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर मेहरगढ़ स्थित है। तो क्या होता है मेहरगढ़ में, यहाँ पे पहले ईरान जाते थे। ये देखो हमने रास्ता बताया था, ये ऊपर वाला रास्ता जाता है, ये ईरान जाने का एक रास्ता है। अब ये ईरान जाने वाला जो रास्ता है ना, इस रास्ते में एक आता है बोलन दर्रा। दर्रे का मतलब तो पास। ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है, बीच वाली ये जगह है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसे क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है। अलग अलग पास हम आगे पढ़ेंगे, महाराष्ट्र से पुणे जाने के लिए पास बना हुआ, तो अलग अलग पास बने, तो दर्रे बने होते हैं। तो ये जो दर्रा है, क्या नाम है इसका, बोलन दर्रा। अब ये जो बोलन दर्रा है, ईरान से, पाकिस्तान से जब ईरान जाते हैं, ये देखो फिर से, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ रास्ता पूरा। तो हम यहाँ से ईरान जा रहे हैं, तो बीच में क्या पड़ता है, एक बोलन दर्रा पड़ता है। अब इसके पास में एक बसा हुआ था नगर, नगर तो क्या गांव ही था, जिसका नाम था मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और ये कहाँ पड़ता है, ये ईरान जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, बोलन दर्रे के पास पड़ता है। अब ये फेमस क्यों है, क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी।
तो सबसे पहले जब आरंभिक जीवन के बारे में बात करें, सबसे पहले जो है गेहूं है, इसकी सबसे पहले जो पैदा किया गया था, इसे सबसे पहले जो उगाया गया था ना, वो यहीं पर उगाया गया था। तो सबसे पहले प्रारंभिक काल में सबसे पहले जब फसल कहाँ देखने को मिली, जो गेहूं को कहाँ उगाया गया था, तो वो मेहरगढ़ में उगाया गया था। साथ ही साथ में सबसे पहले भेड़ का पालन भी कहाँ स्टार्ट किया गया था, वो भी भेड़ और जो बकरी वगैरह पशुपालन है, ये भी सबसे पहले मेहरगढ़ में किया गया था। तो मेहरगढ़ इस वजह से फेमस है। तो सबसे पहले गेहूं जो उगाया गया था, फसल उत्पादित की गई थी, वो भी मेहरगढ़ में की गई थी। और फिर हमने बात की थी कि पशुपालन है, वो भी मेहरगढ़ में सबसे पहले देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा मेहरगढ़ में क्या मिला था, आयताकार घर भी देखने को मिले हैं। आयताकार, ये आयताकार इस प्रकार से ऐसे घर भी देखने को मिले। कहाँ से मिले हैं ये मेहरगढ़ में देखने को मिले, आयताकार घर देखने को मिले। साथ ही साथ में किसकी, जानवरों की हड्डियां भी देखने को मिली है। जानवरों की हड्डियों में भेड़ है, सूअर है, इनकी हड्डियां भी यहाँ से देखने को मिली है। आयताकार घर भी मेहरगढ़ से देखने को मिला है। तो मेहरगढ़ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, जो गेहूं, इनकी फसलें देखने को मिली हैं, आयताकार घर देखने को मिली हैं, हड्डियों के जो औजार हैं उनके अवशेष भी मेहरगढ़ से मिला है। तो ये जो साइट है ये महत्वपूर्ण हो जाती है, मेहरगढ़ की साइट है, उसके बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, कुछ रिचुअल्स थे। ये मेहरगढ़ का जो जीवन है, यहाँ पे कुछ रिचुअल्स थे, इसके बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे एक रिचुअल था। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी कि मृत्यु के बाद में कौन सा ऐसा नगर है या कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पर ऐसे अवशेष मिले हैं कि मृत्यु के बाद में जीवन है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसके साक्ष्य हमें आरंभिक शहरों में या आरंभिक साइट में कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं, मेहरगढ़ में। अब कैसे मिलते हैं, देखो कोई भी आदमी मर जाता है, मरने के बाद में क्या माना जाता है, वो हमारे हिंदू धर्म में क्या माना जाता है कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो हिंदुइज्म में माना जाता है कि वो आदमी है उसको मुक्ति मिल जाती है, उसका जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, बट उस टाइम में क्या माना जाता था कि कोई जो इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो मर जाता है तो मरने के बाद में उसका जीवन खत्म नहीं होता है, उसको कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये मेहरगढ़ वाले लोग क्या करते थे, अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो वो क्या करते थे, उसको दफनाते थे तो उसके साथ साथ में भेड़ बकरी इसको दफनाते थे, कुछ सोने की चीज़ें भी, कुछ चांदी की चीज़ें भी साथ में दफनाते थे। अब ये साथ में क्यों दफनाते थे, बिकॉज कि उनका मानना था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, मरने के बाद जीवन होता है तो उसे कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम साथ में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मृत्यु के बाद में मृतकों के परिवार के साथ में एक तो ये शोक मनाते थे, भाई के देखो आपके प्रति आपके साथ जो हुआ है, आपका परिवार का कोई सदस्य मरा है। हम आज भी जाते हैं ना, अगर किसी परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो सारे लोग जाते हैं, सांत्वना देते हैं कि नहीं यार देखो जो भगवान ने किया है, अब जो होने वाला था वो हो गया, अब आप टेंशन मत करो, जो मरने वाला था तो मर गया, अब क्या ही कर सकते, भगवान की इच्छा है, हरी इच्छा प्रबल है। ऐसे जाके ज्ञान देख के आते हैं ना, वहाँ जाके हंसते भी हैं कुछ लोग। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है, किसी के घर देहांत हो गया और वहाँ पे जाके सब हंस रहे हैं, महिला वहाँ पे जाके झूठी रो भी रही है, बट वो एक अलग चीज़ होगी। तो वैसा सीन होता है कि वहाँ जाके सांत्वना, तो ये आज के टाइम से नहीं है, ये उस टाइम से भी चला आ रहा है कि अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, देहांत हो जाता है, तो वहाँ पे जाते हैं, सांत्वना व्यक्त करते हैं, उसे समझाते हैं कि भाई चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में उनका मानना है कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो वो क्या करते थे, कुछ सामान है, कुछ वस्तुएं हैं, वो मृतकों के साथ में रख देते थे, उसको दफनाते थे, तब कुछ वस्तुएं हैं वो उसके साथ में भी दफन करते थे। जैसे मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है, जिस कब्र में बकरी को दफनाया गया था। अब यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकती है कि कहाँ से एक कब्र मिली है, जहाँ कब्र में बकरी के अवशेष मिले हैं व्यक्ति के साथ में, तो वो कहाँ से मिली है, तो वो मेहरगढ़ से मिली है। तो यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछ सकती है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब हिस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत है ना, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, बाद में आगे पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है हिस्ट्री की, टाइमलाइन। ये जो टाइमलाइन वाला कन्फ्यूजन है ना, ये बहुत ज़्यादा चलता है कि टाइमलाइन कैसे होती होगी। तो मैं एक आराम से है ना, 5 मिनट मेरे को देना आराम से। सबसे पहले आता है कालक्रम, कालक्रम यानी कि टाइमलाइन। अब मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगा, क्योंकि ये सबसे है ना कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा करता है कि चलता कैसे टाइम पीरियड। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जिसे क्या कहा जाता है, पैलियोलिथिक एज, मैं PA लिखूंगा, पैलियोलिथिक एज। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसे क्या कहा जाता है,
इसी का आता है मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। उसके बाद में आता है नवपाषाण काल, इसे क्या कहा जाता है, नियोलिथिक एज। अब ये 3 टाइम पीरियड हो गए। उसके बाद में जो ये पूरा पाषाण काल है ना, इसमें भी कुछ चीजें आती, जैसे कि सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल, इसमें आता है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, निम्न पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल को कहा जाता है लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, आगे पूरा पाषाण काल आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य पूरा पाषाण को क्या कहा जाता है, मिडल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, मिडल पैलियोलिथिक एज। उसके बाद में क्या आता है, मध्य के बाद में अपर, उच्च पूरा पाषाण काल, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपर पैलियोलिथिक एज। अब ये 3 टाइमलाइन होगी। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या आता है, मध्य पाषाण काल में आते हैं प्रारंभिक मध्य पाषाण काल, प्रारंभिक मध्य पाषाण काल यानी कि अर्ली मीसोलिथिक एज। ठीक है, और दूसरा आता है विकसित मध्य पाषाण काल, विकसित यानी कि डेवलप मिडल पैलियोलिथिक एज, मीडियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। ठीक है, ये आता है प्रारंभिक अर्ली, और ये आता है विकसित मध्य पाषाण काल। उसके बाद में आता है नव पाषाण काल। नव में भी सेम है, नव में भी क्या है, नव में भी प्रारंभिक नव पाषाण काल, प्रारंभिक नव पाषाण काल और विकसित नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखो इस प्रकार से चलता है, लोग कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, हम पूरा पाषाण काल, अब यहाँ पे भी पूरा पाषाण काल आ गया, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पूरा पाषाण काल आ गया, यहाँ पे मध्य पाषाण काल, तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल, तो ये अलग है, पूरा पाषाण काल है ये अलग है, मध्य पाषाण काल ये अलग है, नव पाषाण काल अलग है। सबसे पहले जो प्रारंभिक, जो सबसे प्राचीन जीवन था वो था पूरा पाषाण काल था। कितना पुराना, ये जो पूरा पाषाण काल है ये कितना पुराना है, तो ये बहुत पुराना है। बहुत मतलब कितना, ये आता है 25 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, इसमें 25 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। जब आरंभिक जीवन था तो उसकी शुरुआत करते हैं, 25 लाख साल पहले की बात करते हैं, तो वहां पे आता पूरा पाषाण काल। इसमें जो निम्न पूरा पाषाण काल आता है ये कब से आता है, तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसका जीवन था 25 लाख से 1 लाख के बीच में, 25 लाख से 1 लाख के बीच में जो जीवन था वो कौन सा था, निम्न पूरा पाषाण काल। यहाँ पे वही पत्थर वगैरह के उपयोग करते थे, तो वो निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। उसके बाद में मध्य पूरा पाषाण काल, यहाँ पे मध्य पाषाण काल नहीं आ रहा है, मध्य पूरा यूज हो रहा है, पूरा मिडल पैलियोलिथिक पूरा यूज। यहाँ पे मध्य पाषाण आए तो ये वाला आएगा, मध्य पूरा पाषाण काल आएगा तो ये वाला आएगा। ये पाषाण काल अलग है, पूरा पाषाण काल अलग है। तो यहाँ पे हम बात करें मध्य पूरा पाषाण काल की, तो मध्य पूरा पाषाण काल में यहाँ पे टाइमलाइन चलती है 1 लाख से 40,000 साल पुरानी, 1 लाख से 40,000 पुरानी कौन सी बात कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल की कर रहे हैं। उसके बाद में उच्च पूरा पाषाण काल में कौन सा आ रहा है, तो उच्च पूरा पाषाण काल में आ रहा है 40,000 साल से उसके जो बाद का जीवन मान लो 10,000 साल तक का, 40,000 से 10,000 साल की बात करते हैं तो वहाँ पे उच्च पूरा पाषाण काल आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल कितने टाइम के लिए होता है, मध्य पाषाण काल है 10,000 साल से 8,000 साल के बारे में बीच की बात करें तो वहाँ पे मध्य पाषाण काल आता है। उसमें अर्ली कब तक आता है, अर्ली आता है 10,000 साल पहले, विकसित आता है 8,000 साल पहले। ठीक है, ये हो गया अर्ली विकसित। उसमें नव पाषाण काल ये 8,000 से 4,000 साल तक पहले आता है, 8,000 से 4,000 साल तक पहले। ये आ गया आरंभिक वाला 8,000 और ये आ गया 4,000 वाले। उसके बाद 4,000 के बाद में फिर धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, ताम्र पाषाण काल वगैरह वो स्टार्ट हो गए थे। जब हम बात करते हैं तांबे की सभ्यता वगैरह तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये जो आरंभिक टाइम पीरियड था वो इस प्रकार से काम करता था। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की है। काम की क्यों है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी में जिस प्रकार से लिखी है ना, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कितना टाइम पीरियड है, 25 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 25 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। इस टाइम में अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया था। इसमें मध्य पाषाण काल अलग था, नव पाषाण काल अलग था, नव पूरा पाषाण काल था, मध्य पूरा पाषाण काल था, अलग अलग था।
तो ये 25 साल पहले की बात करें, 25 लाख साल पहले की, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कुछ खास चीज़ें देखने को मिलती थी, कुछ खास देखने को मिलता ही नहीं था, कोई विकास नहीं था। ऐसे आदिवासियों की तरह जंगलों में घूमते रहते थे, आदिवासी वो वाला नहीं, ऐसे हम पेड़ जो छाल वगैरह पहनते थे वैसे ही घूमते रहते। तो उस टाइम की बात करें, बहुत प्राचीन समय की बात करते हैं। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल। यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी। यहाँ पे जो चीज़ें उपयोग में आने लगी थी मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जो चीज़ों का यूज होने लगा था वहाँ पर माइक्रोलिथ का उपयोग हो रहा था। माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण, मतलब छोटे पत्थरों का उपयोग होने शुरू हो गया था। यहाँ पे बड़े पत्थरों का उपयोग होता था। यहाँ पे जो चीज़ें होती थी बड़े पत्थर का, अगर औजार भी उपयोग में होता था पूरा पाषाण काल में, कोई अगर औजार भी उपयोग में ले रहा है तो बड़े औजार ले रहा है। देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इस पर, फिर से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे ले लो पूरा पाषाण काल, यहाँ पे मध्य पाषाण काल, यहाँ पे नव पाषाण काल। टाइमलाइन हमने समझ ली है। तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, ठीक है, ये टाइमलाइन है। अब बात करें मध्य पाषाण काल की, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, तो ये बहुत प्राचीन टाइम है, ठीक है। यहाँ पे मानव इतिहास का 90% काल है वो यहीं घटित हुआ है। मोस्ट ऑफ चीज़ें, पत्थर कैसे यूज हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर यूज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है इस टाइम में। तो अब यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं किस टाइम में कौन किस प्रकार के औजार उपयोग में किए जाते थे, तो यहाँ पे कोई औजार थे नहीं, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। बात करें मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोलिथ मतलब छोटे पाषाणों का यूज किया जाता था, छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाता था। पत्थर थे, औजार थे, छोटे छोटे थे। हड्डियों का उपयोग किया जाने लगा, लकड़ियों का उपयोग किया जाने लगा। ये कब की बात कर रहे हैं, ये मध्य पाषाण के काल की बात करते हैं। और बात करते हैं हम नव पाषाण काल की, तो ये बहुत थोड़ा एडवांस में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जलवायु परिवर्तित होती है, ठीक है, तापमान परिवर्तित होने लगता है, घास के मैदान बने, पशुपालन हुआ। ये नव पाषाण काल में पशुपालन होने लगा, घास के मैदान बनने लगे, ठीक है, हमने खेती स्टार्ट की, और भी कई सारी चीज़ें हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी थी नव पाषाण काल में, ठीक है। तो पशुपालन की शुरुआत कौन सी हुई थी, पशुपालन की शुरुआत है वो नव पाषाण काल में शुरुआत हो जाती है। खेती की शुरुआत तो जो जहाँ गेहूँ है, जो है, धान है, इनकी शुरुआत भी नव पाषाण काल से हम शुरुआत कर देते हैं। हंटिंग गैदरिंग, शिकार वगैरह, शिकार और खाद्य संग्रहण, ये भी हमने नव पाषाण काल से इनकी शुरुआत भी कर दी थी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। पुरातत्व साक्ष्य के बारे में पता है पूरा पाषाण काल में। अब पूरा पाषाण क्या होता, वही पुराना सा, इसे 3 भागों में विकसित किया था। हम 3 भाग भी इसके देख लिए थे। कितने टाइप थे इसके, 3 भाग थे, वो तीनों के बारे में हमने देख लिया था। इसमें मध्य था, इसमें नव पाषाण था, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में हम आराम से देखा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर बुरजोम के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कृषि की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना सा ये चैप्टर था, बस ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है नहीं। वैसे एनसीईआरटी में कुछ और चीज़ें है बट वो काम की नहीं है, इसमें इतना ही लिखा था। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है, हमने जो पढ़ी है वो काम की चीज़ें पढ़ी है। आग का आविष्कार कैसे हुआ था, कैसे आरंभिक जीवन में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या कारण थे, हमने कारणों के बारे में भी बात की थी। एनसीईआरटी में सेम कारण दिए गए। पहला कारण खाने पीने की तलाश में जाते थे, शिकार की तलाश में जाते थे, ठीक है, जानवरों की तलाश में जाते थे, ठीक है, सारी चीज़ें हमने अच्छे से बात करी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके बारे की चीज़ें। पुरातत्व स्थल के बारे में हमने आराम से बात की थी कि पुरातत्व स्थल क्या होता है, ये सारे कारण दिए गए हैं, सूखा क्या होता है, क्या चीज़ें यूज करते हैं, तो सबके बारे में हमने आराम से डिस्कशन किया है। इस चैप्टर में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसमें इन्फॉर्मेशन है, बट जो काम की इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सारी देख ली थी, ठीक है। अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। आज का ये चैप्टर है दूसरा, ये भी कंप्लीट हो जाता है। बस इसकी ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है। जो चीज़ें थी इतनी ही थी। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।